अध्याय 8 हारफैंग का महल। चलो पोल, अब तुम्हारी बारी है, स्क्रब ने फुसफुसाते हुए कहा। जिल को लगा कि उसका मुंह इतना सूख गया है कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी। उसने गुस्से में सिर हिलाकर स्क्रब की ओर इशारा किया। स्क्रब ने मन ही मन सोचा कि वह ना तो जिल को और ना ही पड़लग्लम को कभी माफ करेगा। फिर उसने होठ चाटे और दैत्य राजा की ओर ऊंचे स्वर में बोला, महाराज, कृपया, हरे परिधान वाली महिला आपको हमारा नमस्कार भेजती है और कहती है कि आप हमें अपने शरद महोत्सव में आमंत्रित करना चाहेंगे। दैत्य राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कान जो जिल को जरा भी पसंद नहीं आई। उसे राजा रानी से थोड़े बेहतर लगे। उसकी घनी घुंघराली दाढ़ी थी, सीधी और बांस जैसी नाक थी और दैत्य होने के बावजूद देखने में कुछ आकर्षक लग रहा था। लेकिन रानी भयंकर मोटी थी, उसकी दोहरी ठुड्डी थी और चेहरा सफेद पाउडर से पुता था, जो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, और जब वह 10 गुना बड़ा हो तो और भी भयानक लगता है। फिर राजा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और होठ चाटे। कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसकी जीभ इतनी बड़ी और लाल थी और इतनी अचानक बाहर आई कि जिल चौंक गई। ओह, कितने अच्छे बच्चे हैं, रानी ने कहा। शायद वही अच्छी है, जिल ने सोचा। हाँ, निस्संदेह, राजा ने कहा। बहुत ही उत्कृष्ट बच्चे। हम तुम्हारा अपने दरबार में स्वागत करते हैं। आओ, मुझे अपना हाथ दो। उसने अपना विशाल दाहिना हाथ नीचे बढ़ाया। बहुत साफ और उंगलियों में अनगिनत अंगूठियां थीं, लेकिन नाखून डरावने और नुकीले थे। वह इतना बड़ा था कि बच्चों के हाथों को नहीं, बल्कि उनकी बाहों को ही हिला पाया। और वो क्या है? राजा ने पडल ग्लम की ओर इशारा करते हुए पूछा। ऋष को बिगल, पडल ग्लम ने कहा। ओह, रानी चीखी और अपनी पोशाक के किनारे उठाते हुए, घिनौनी चीज, ये तो जिंदा है। महारानी, वो बिल्कुल ठीक है, सच में है, स्क्रब ने जल्दी से कहा। आपको वो ज्यादा पसंद आएगा जब आप उसे जान जाएंगी, मुझे यकीन है। मैं जानता हूँ, ये सुनकर आप जिल से नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस पल पर वह रोने लगी। उसके पास रोने का अच्छा खासा कारण भी था। उसके पैर, हाथ, कान और नाक अभी भी बस जमने से पिघलनी शुरू ही हुई थी। उसके कपड़ों से पिघली हुई बर्फ टपक रही थी। उसने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था और उसके पैर इतने दुख रहे थे कि उसे लगा अब और वह खड़ी नहीं रह पाएगी। लेकिन ये रोना उस समय किसी भी और चीज से ज्यादा असरदार साबित हुआ, क्योंकि रानी बोली, अरे बेचारी बच्ची, मेरे स्वामी, हमने अपने मेहमानों को खड़ा करके रखकर गलत किया। जल्दी करो, कोई इन्हें ले जाओ, इन्हें भोजन, शराब और स्नान दो। इस छोटी बच्ची को आराम दो, उसे लॉलीपॉप दो, गुड़िया दो, दवा दो, जो भी सूझे दो। गरम पेय, मिठाइयाँ, जीरा बादाम, लोरियां और खिलौने। रो मत नन्ही बच्ची, वरना भोज के समय कुछ काम की नहीं रहोगी। जिल उतनी ही नाराज थी जितना आप या मैं होते, अगर कोई हमारे लिए गुड़िया और खिलौने लाने की बात करता। लॉलीपॉप और मिठाइयाँ अपनी जगह ठीक थी, लेकिन वह उम्मीद कर रही थी कि कुछ ठोस खाना भी मिलेगा। हालांकि रानी की मूर्खतापूर्ण बातें बहुत लाभदायक साबित हुई, क्योंकि पडल ग्लम और स्क्रब को दैत्य दरबारी उठा कर ले गए और जिल को एक दैत्य दासी ने गोदी में उठा लिया और अपने कमरे की ओर ले गई। जिल का कमरा एक चर्च जितना बड़ा था, और अगर वहां अंगीठी में आग न जल रही होती और फर्श पर गहरा लाल गलीचा न बिछा होता तो वह बहुत डरावना लगता। और तभी उसके साथ कुछ सुखद बातें होने लगीं। उसे रानी की बूढ़ी आया को सौंपा गया, जो दैत्यों के हिसाब से एक छोटी सी लगभग झुकी हुई बूढ़ी महिला थी, और इंसानों के लिहाज से एक दैत्यनी, जो सामान्य कमरे में सिर टिकाए बिना चल सकती थी। वह बहुत निपुण थी। हालांकि जिल को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि वह बार बार जीभ चटकाती और कहती, ओ लाला, ऊपर नीचे, या ये लो मेरा बतख, और अब सब ठीक हो जाएगा मेरी गुड़िया। उसने एक विशाल पैर डब्बी में गर्म पानी भरा और जिल को उसमें बिठाया। अगर आप तैरना जानते हैं, जैसे जिल जानती थी, तो एक दैत्य स्नान टब बहुत ही मजेदार चीज होती है। दैत्य तौलिए भी बड़े मजेदार होते हैं, चाहे थोड़े खुरदुरे हो, क्योंकि वे इतने बड़े होते हैं कि आप बस उसमें लिपट कर आग के सामने लौट सकते हैं। फिर उसे साफ गर्म कपड़े पहनाए गए, बहुत शानदार कपड़े, थोड़े बड़े, लेकिन साफ तौर पर इंसानों के लिए बनाए गए थे, दैत्यनियों के लिए नहीं। अगर वह हरे परिधान वाली औरत यहाँ आती है, तो जरूर उन्होंने इंसानों के लिए तैयारियां की होंगी, जिल ने सोचा। और वह सही थी। उसके लिए एक मेज और कुर्सी भी थी, जो एक सामान्य वयस्क के कद की थी, और चम्मच कांटे भी उसके आकार के थे। गर्म और साफ महसूस करते हुए बैठना बहुत अच्छा लगा। उसके पैर अब भी नंगे थे और दैत्य गलीचे पर चलना बहुत सुखद लग रहा था।
वह उसमें टखनों तक धंसी जा रही थी और थके पैरों के लिए ये गलीचा बिल्कुल सही था। भोजन, जिसे हम डिनर कह सकते हैं, हालांकि समय चाय का था, में कॉकली का सूप, गरम भुना टर्की, स्टीम पुडिंग, भुने हुए अखरोट और जितना फल चाहे उतना शामिल था। एक ही परेशानी ये थी कि आया बार बार आती रही और हर बार एक विशाल खिलौना लेकर आती, एक बड़ी गुड़िया जो खुद जिल से भी बड़ी थी, पहाड़ियों वाली लकड़ी का घोड़ा जो हाथी जितना बड़ा था, एक ढोल जो गैस टैंक जितना बड़ा था और एक ऊनी मेमना। ये सब रंग बिरंगे भद्दे और खराब बनाए गए खिलौने थे और जिल को इनसे नफरत थी। वह बार बार आया से कहती रही कि उसे ये नहीं चाहिए, लेकिन आया कहती रही, टुट 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 टुट, अभी नहीं, थोड़ी देर में जरूर चाहिए होंगे, मुझे पता है, टी ही, अब सोने का समय मेरी प्यारी गुड़िया। बिस्तर कोई दैत्य बिस्तर नहीं था, बल्कि एक बड़ा 4 खंभों वाला पलंग था, जैसा पुराने होटलों में देखा जा सकता है, और उस विशाल कमरे में बहुत छोटा लग रहा था। जिल खुशी खुशी उसमें लेट गई। क्या अब भी बर्फ गिर रही है आया? उसने नींद में पूछा। नहीं, अब बारिश हो रही है प्यारी, दैत्यनी ने कहा। बारिश सारी गंदी बर्फ धो देगी, मेरी प्यारी गुड़िया कल बाहर खेल सकेगी। और जिल को चादर में लपेटा और शुभ रात्रि कहा। दैत्यनी से चूमा जाना शायद सबसे अप्रिय चीज होती है। जिल भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन 5 मिनट में ही वह सो गई। बारिश सारी शाम और पूरी रात गिरती रही, खिड़कियों पर टकराती रही, लेकिन जिल ने कुछ नहीं सुना। वह गहरी नींद में थी। रात के खाने और आधी रात के समय को पार करते हुए, और फिर रात का सबसे गहरा समय आया, जब दैत्यों के घर में सिर्फ चूहे हिल रहे थे। उसी समय जिल को एक सपना आया। उसे लगा कि वह उसी कमरे में जागी है जहां आग की लौ अब मंद और लाल थी, और उसकी रोशनी में वह लकड़ी का घोड़ा दिखाई दे रहा था, और घोड़ा अपने आप पहियों पर घूमता हुआ उसके बिस्तर के पास आया, और फिर वह घोड़ा नहीं रहा, बल्कि उतने ही बड़े आकार का एक शेर बन गया, और फिर वह खिलौना शेर नहीं, बल्कि असली शेर बन गया। वही असली शेर, जैसा वह दुनिया के अंत के उस पहाड़ पर देख चुकी थी। कमरे में हर तरह की मधुर खुशबुएं भर गईं, लेकिन जिल के मन में कोई चिंता बनी रही, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, और उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए को गीला कर रहे थे। शेर ने उसे संकेतों को दोहराने को कहा, और उसे पता चला कि वह सारे संकेत भूल चुकी है। तब उस पर एक गहरा भय छा गया, और असलन ने उसे अपने जबड़े में उठा लिया। वह उसके होठ और सांस महसूस कर सकती थी, लेकिन दांत नहीं, और उसे खिड़की तक ले जाकर बाहर दिखाया। चांद तेज चमक रहा था, और या तो आकाश में या धरती पर, वह नहीं जान सकी कहाँ। बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरे नीचे। इसके बाद सपना धीरे धीरे फीका पड़ गया, और जब अगली सुबह वह बहुत देर से जागी, उसे याद ही नहीं था कि उसने कोई सपना देखा था। अब वह तैयार हो चुकी थी और आग के सामने नाश्ता खत्म कर चुकी थी, जब आया ने दरवाजा खोला और कहा, लो प्यारी गुड़िया के छोटे दोस्त खेलने आए हैं। अंदर आई स्क्रब और मार्शविगल। हेलो, सुप्रभात, जिल ने कहा। कितना मजेदार है ना, मैं तो 15 घंटे सोई हूँ शायद। अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी? मुझे भी, स्क्रब ने कहा। लेकिन पडल ग्लम कहता है कि उसे सिर दर्द हो रहा है। अरे, तुम्हारी खिड़की पर तो विंडो सीट है, अगर हम उस पर चढ़े तो बाहर देख सकते हैं। और तुरंत ही वे सब चढ़ गए, और पहली ही नजर में जिल ने कहा, ओह, ये तो एकदम भयानक है। सूरज चमक रहा था, और कुछ बहती बर्फ को छोड़कर लगभग सारा हिमवर्षा बारिश से धुल चुका था। नीचे उनके सामने, मानो किसी मानचित्र की तरह फैला हुआ था, वह समतल पहाड़ी क्षेत्र जिस पर वे कल दोपहर संघर्ष करते हुए चढ़े थे। किले से देखने पर वह किसी विशाल खंडर नुमा नगर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। अब जिल को समझ में आया कि वह समतल क्यों था, क्योंकि वह अब भी कुल मिलाकर पत्थरों से पक्का था। हालांकि कई स्थानों पर फर्श टूटे हुए थे। जो चौरस चौरस ऊंचाइयां थीं, वे वास्तव में कभी विशाल भवनों की दीवारें रही होंगी, शायद दैत्य महलों और मंदिरों की। एक दीवार का हिस्सा, लगभग 500 फीट ऊंचा, अब भी खड़ा था। वही था जिसे उसने चट्टान समझा था। जो चीजें फैक्ट्री की चिमनियां जैसी लग रही थी, वे विशाल खंभे थे, आसमान ऊंचाई पर टूटे हुए। उनके टुकड़े नीचे गिरे हुए थे, मानो पत्थर के विशाल पेड़ काट दिए गए हों। वे चबूतरे जिनसे वे उतरते चढ़ते रहे थे, वास्तव में दैत्याकार सीढ़ियों के बीच बचे हुए हिस्से थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि फर्श के बीचों बीच बड़े गहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे नीचे। तीनों यात्री एक दूसरे की ओर हताशा से देखने लगे, और एक हल्की सी सीटी बजाकर स्क्रब ने वही कहा जो वे सब सोच रहे थे। दूसरे और तीसरे संकेत की भी गड़बड़। और तभी झिल का सपना उसके जहन में कौंध गया। ये मेरी गलती है, उसने निराशा में कहा। मैं रात को संकेतों को दोहराना छोड़ दिया था।
अगर मैं उनके बारे में सोच रही होती तो मैं बर्फ में भी पहचान सकती थी कि ये वही नगर है। मैं तो और भी बुरा हूँ, पेडल ग्लम ने कहा। मैंने तो देखा था, या लगभग देखा था। मुझे तो ये बहुत कुछ खंडर नगर जैसा ही लगा था। तुम ही एकमात्र हो जो दोषी नहीं हो, स्क्रब ने कहा। तुमने हमें रोकने की कोशिश की थी, पर उतनी कोशिश नहीं जितनी करनी चाहिए थी, मार्शविगल ने कहा। और मुझे कोशिश करने का कोई हक नहीं था। मुझे तो करना चाहिए था, जैसे कि मैं तुम दोनों को एक एक हाथ से रोक सकता था। असल बात यह है, स्क्रब ने कहा, हम सब इतने उतावले थे यहाँ पहुंचने के लिए कि हमने और कुछ सोचा ही नहीं। कम से कम मैं तो यही कर रहा था। जब से उस हरे चोगे वाली और उस गूंगे योद्धा से मिले थे, हम सब बस इसी के बारे में सोच रहे थे। हम तो लगभग प्रिंस रेलियन को भूल ही गए थे। मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, पेडल क्लम ने कहा, अगर यही उस औरत की योजना थी। जो बात मुझे समझ नहीं आई, जिल ने कहा, वो ये कि हमने वो अक्षर देखे क्यों नहीं। या फिर क्या हो सकता है कि वो रात में वहां प्रकट हुए हो। क्या वो असलन ने रात में वहां लिखे हो। मुझे तो एक अजीब सा सपना आया था। और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। ओह तुम मूर्ख, स्क्रब ने कहा। हमने देखा था, हम उसी में चल गए थे, समझती नहीं। हम एम ई शब्द के अक्षर ई के अंदर चले गए थे। वही तुम्हारी धसी हुई गली थी। हमने उस ई के नीचे वाले हिस्से में उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, फिर दाएं मुड़े, वह खड़ा भाग था। फिर दूसरी बार दाएं मुड़े, वह बीच का हिस्सा था। फिर ऊपर के बाएं कोने में पहुंचे, या कहो पूर्वोत्तर कोने में, और फिर लौटे, जैसे एकदम मूर्ख लोग करते हैं। उसने विंडो सीट को गुस्से से ठोकर मारी और बोला, तो अब कोई बहाना नहीं पोल। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था। तुम सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर असलन ने वो अक्षर वहां तब डाले होते जब हम वहां से जा चुके होते, और तब ये हमारी गलती नहीं होती, उसकी होती। बहुत संभावना है ना। नहीं, हमें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। हमारे पास 4 संकेत थे और हमने पहले 3 गड़बड़ कर दिए। तुम्हारा मतलब है मैंने, जिल ने कहा। ये बिल्कुल सच है। जब से तुम मुझे यहाँ लाए हो मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और सब कुछ। फिर भी ये संकेत क्या कह रहा है। मेरे नीचे का मतलब क्या है। बिल्कुल साफ है, पेडल ग्लम ने कहा। इसका मतलब है कि हमें उस नगर के नीचे राजकुमार को खोजना है। लेकिन हम कैसे करेंगे, जिल ने पूछा। बस यही सवाल है, पेडल ग्लम ने अपने बड़े मेंढक जैसे हाथ रगड़ते हुए कहा। अब हम कैसे करें। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपने काम पर ध्यान देते रहते तो हमें कोई रास्ता मिल जाता, कोई दरवाजा, गुफा या सुरंग मिलती, कोई मदद करता, शायद असलन खुद। हम किसी तरह उन पत्थरों के नीचे पहुंच जाते। असलन के निर्देश हमेशा काम करते हैं, कभी अपवाद नहीं होता। लेकिन अब कैसे किया जाए, वो एक अलग बात है। तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा शायद, जिल ने कहा। बिल्कुल आसान है ना, पड़लग्लम ने कहा। चलो सबसे पहले तो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। और वे सब दरवाजे की ओर देखने लगे, और देखा कि कोई भी उसका हैंडल नहीं पकड़ सकता, और अगर पकड़ भी ले तो शायद घुमा नहीं सकता। क्या तुम सोचते हो अगर हम पूछें तो वे हमें बाहर जाने देंगे, जिल ने कहा। और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ने सोचा, अगर नहीं जाने दिया तो। ये कोई सुखद विचार नहीं था। पडलग्लम किसी भी सूरत में दैत्यों को अपना असली उद्देश्य बताने के खिलाफ था, और बच्चों को तो उसकी इजाजत के बिना बताना भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। और तीनों को पूरा यकीन था कि रात के समय किले से भाग निकलना नामुमकिन होगा। एक बार जब वे अपने कमरे में बंद हो गए तो सुबह तक कैद ही रहेंगे। वे चाहे तो दरवाजे खुले रखने की मांग कर सकते हैं, लेकिन वह संदेह पैदा करेगा। हमारी एकमात्र उम्मीद, स्क्रब ने कहा, दिन के उजाले में चुपके से भागने की है। शायद दोपहर में ऐसा कोई समय हो जब ज्यादातर दैत्य सो रहे हो, और अगर हम रसोई में पहुंच सके तो शायद पीछे का दरवाजा खुला हो। ये मुश्किल से ही एक उम्मीद है, मार्शविगल ने कहा, लेकिन यही एकमात्र उम्मीद है जो हमें मिल सकती है। असल में स्क्रब की योजना उतनी निराशाजनक नहीं थी जितनी लगती थी। अगर आप किसी घर से बिना देखे बाहर निकलना चाहते हैं तो दोपहर का समय कुछ मामलों में रात के मुकाबले बेहतर होता है। दरवाजे और खिड़कियां खुली हो सकती हैं, और अगर आपको पकड़ लिया गया तो आप कह सकते हैं कि आप ज्यादा दूर जाने की सोच ही नहीं रहे थे, और कोई खास योजना नहीं थी। ये बात दैत्यों या बड़ों को रात 1 बजे किसी खिड़की से निकलते हुए पकड़े जाने पर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होती है। हमें उनकी नजरों में बिल्कुल बेफिक्र दिखना होगा, स्क्रब ने कहा। हमें दिखाना होगा कि हमें यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, और हम शरद भोज के लिए बहुत उत्साहित हैं। वो तो कल रात है, पडलग्लम ने कहा। मैंने किसी को कहते सुना था। समझ गई, जिल ने कहा। हमें दिखाना होगा कि हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और ढेर सारे सवाल पूछते रहना है।
उन्हें तो लगता है कि हम बच्चे हैं, तो ये और आसान होगा। उत्साही, पड़लगम ने गहरी सांस लेकर कहा। हमें बनना होगा उत्साही, जैसे कि हमारे पास कोई चिंता ही नहीं। मस्त मौला, तुम दोनों को मैंने बहुत ऊंचे मनोबल में नहीं देखा है, इसलिए तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। मैं उत्साही बनूंगा, इस तरह। और उसने एक भयानक मुस्कान बना ली। और मस्त मौला, ये कहते हुए उसने एक बड़े ही दुखद नाच दिखाया। तुम दोनों जल्दी ही इसमें रम जाओगे अगर मेरी ओर देखते रहोगे। वे लोग तो पहले से ही मुझे मजेदार जीव समझते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों ने सोचा होगा कि मैं कल रात थोड़ा ज्यादा पी गया था, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, खैर ज्यादातर सिर्फ अभिनय था। मुझे लगता था कि कभी ना कभी ये काम आएगा। बच्चे जब बाद में अपने साहसिक अनुभव पर चर्चा कर रहे थे, तो वे कभी ये निश्चित नहीं कर पाए कि ये अंतिम बात पूरी तरह सच थी या नहीं, लेकिन वे इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित थे कि जब पड़लग्लम ने ये कहा, तब वह स्वयं इसे सच मान रहा था। ठीक है, तो अब हमें खुशी खुशी रहना चाहिए, स्क्रब ने कहा। अगर कोई इस दरवाजे को खोल दे तो मजा आ जाए। जब तक हम यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं, हमें इस महल के बारे में जितना हो सके जान लेना चाहिए। सौभाग्य से उसी समय दरवाजा खुला और विशाल नर्स अंदर आई और बोली, अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम राजा और दरबार को शिकार पर निकलते देखना चाहोगे? कितना सुंदर दृश्य है। उन्होंने समय बिल्कुल नहीं गंवाया और नर्स के पास से भागते हुए निकले और जो पहली सीढ़ी दिखी उसी से नीचे उतरने लगे। कुत्तों के भौंकने, सींगों की आवाज और दैत्याकार आवाजों की गूंज ने उन्हें रास्ता दिखाया और कुछ ही मिनटों में वे प्रांगण में पहुंच गए। सारे दैत्य पैदल थे, क्योंकि उस दुनिया में कोई विशालकाय घोड़े नहीं थे और दैत्यों का शिकार पैदल ही होता था, जैसे इंग्लैंड में बीगल के साथ शिकार होता है। कुत्ते सामान्य आकार के ही थे। जब जिल ने देखा कि कोई घोड़े नहीं है, तो वह बहुत निराश हुई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मोटी रानी कभी पैदल शिकार पर नहीं जाएगी, और अगर रानी दिन भर घर में ही रही तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर उसने देखा कि रानी एक प्रकार की पालकी में बैठी थी, जिसे 6 युवा दैत्य अपने कंधे पर उठाए हुए थे। वह मूर्ख बूढ़ी औरत हरे रंग के कपड़ों में सजी हुई थी और उसके कमर से एक सींग लटका हुआ था। 20 या 30 दैत्य, जिनमें राजा भी शामिल था, शिकार के लिए तैयार खड़े थे। सब इतनी जोर से बातें कर और हंस रहे थे कि कानों के पर्दे फट जाएं। नीचे झील की ऊंचाई के करीब कुत्तों की पूंछें हिल रही थी और वे भौंक रहे थे। पड़लग्लम बस एक चंचल और खुश मिजाज मुद्रा बनाने ही वाला था, जो अगर किसी ने देख ली होती तो सारा खेल बिगड़ जाता। कि जिल ने तुरंत अपना सबसे प्यारा बच्चा सा मुस्कान ओढ़ा, रानी की पालकी की ओर दौड़ी और ऊपर की ओर चिल्लाकर बोली, ओह कृपया, आप जा तो नहीं रही हैं, है ना? आप वापस तो आएंगी? हाँ मेरी प्यारी, रानी ने कहा, मैं आज रात को लौट आऊंगी। ओह अच्छा, कितनी प्यारी बात है, जिल बोली। और हम कल रात की दावत में आ सकते हैं, है ना? हमें कल रात का इंतजार है और हमें यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। और जब तक आप बाहर हैं हम पूरे महल में घूम सकते हैं, है ना? सब कुछ देख सकते हैं। हाँ कहिए ना, जरूर। रानी ने हाँ कहा, लेकिन दरबारियों की हंसी इतनी जोर की थी कि उसकी आवाज लगभग दब ही गई।